नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज से हम जेपीएससी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनकी मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में मैं हिस्ट्री को कवर करूँगा। तो इसमें सबसे पहले एंशिएंट है, फिर मिडिवल है और फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। इसके बाद फिर ज्योग्राफी और बाकी के सेक्शंस, पॉलिटी वगैरह हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, साइंस एंड टेक है, ठीक है, कंप्यूटर है और भी जितने झारखंड के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके मैं सब एग्ज़ाम से पहले मतलब जान लीजिए कि आपका सारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके समझ आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे है मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। ठीक है, तो मानव उपयोग में लाई गई जो धातु थी, यहाँ पे ऑप्शन है आपका तांबा, लोहा, कांसा और टीन। ठीक है, तो मानव उपयोग में जो सबसे पहले धातु लाई गई थी वो था तांबा। ठीक है, मतलब कॉपर था। तो सबसे पहले मानव ने कॉपर का उपयोग करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो भारत में ताम्र युग की बस्तियाँ दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान की अहाड़ गुलुंद में तांबे के साक्ष्य मिले हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है और गिलुंद से तांबे के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है, और हड़प्पा आपका यहाँ पे पाकिस्तान और कुछ हिंदुस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित और व्यापार करती थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में तो भारत जो था सिंधु घाटी सभ्यता में वो सभी से व्यापार करता था, चाहे पर्सिया हो, मेसोपोटामिया हो या फिर मिस्र हो। मतलब ये सभी ऑप्शन यहाँ पे होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में हड़प्पा का वृहत्तम स्थल है। ठीक है, मतलब हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? तो वो है राखीगढ़ी। ठीक है, मतलब भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा का तो वो है राखीगढ़ी। तो भारत में हड़प्पा के वृहत्तम स्थल राखीगढ़ी है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त राज परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ था, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 24 है। ठीक है, 18 है, मतलब 18 है। ठीक है, तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे प्रसिद्ध क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसवा माने जाते हैं। ठीक है, अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। फर्स्ट में सर्ग है, फिर प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है, वंशानुचरित्र है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 18 पुराणों में 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भगवत ही राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धर्मशास्त्र के अंतर्गत ये सारे आते हैं, चाहे धर्मसूत्र हो, स्मृतियाँ हो या टीकाएँ हो, ये सभी क्या होते हैं? धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, टीका, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का काल सामान्यतः 500 से 200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ठीक है, तो 4 वर्णों में जहाँ पे वशीकरण और जादू का वर्णन है तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में क्या होता है? यहाँ पे जादुई और वशीकरण की विद्या यहाँ पे सिखाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित ऋग वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है? ठीक है, तो अग्नि को। ठीक है, यहाँ पे अग्नि ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि अग्नि देवता को क्या बोला जाता है? अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता है। पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखते हैं सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, और
ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सामवेद में मुख्यतः क्या होता है, वहाँ पे गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। यजुर्वेद में क्या होता है, यहाँ पे नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है, ठीक है। और अथर्ववेद में जो भी वशीकरण का जो हमने देखा लास्ट क्वेश्चन, वो उसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था, ठीक है। तो झेलम नदी का वैदिक नाम था वितस्ता, ठीक है। और भी यहाँ पे नदियाँ हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो काबुल का वैदिक नाम है कुंभा, कुर्रम का क्रुमु, गोमल का गोमती, स्वात का सुवस्तु, सतलज का सतुत्री सतुद्री, व्यास का है विपाशा, रावी का परुष्णी, झेलम का विपस्ता और चिनाब का अश्किनी, ठीक है। मतलब ये नाम है, वैदिक नाम है इनके, तो इनको एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें से कौन सा ग्रंथ संगीत से जुड़ा है। तो यहाँ पे जो संगीत से जुड़ा हुआ है वो है सामवेद। हमने देखा था सामवेद क्या है, वहाँ पे जो भी जितने भी मंत्र और जो गाए जाने वाले मंत्र होते हैं सबका वर्णन सामवेद में किया गया है, ठीक है। इसके दो प्रधान होते हैं सामवेद के, आर्षिक और गान होते हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, तांडियन और जैमिनीय है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इसको देखा गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सतमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, और 128 सूत्र हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, बांझ लड़कियाँ जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं उनके लिए किया गया है। अविवाहित लड़कियाँ जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं उनके लिए किया गया है। विवाहित लड़कियाँ जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं, या फिर तलाकशुदा लड़कियाँ जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अविवाहित लड़कियाँ जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं उनको क्या बोला जाता था, अमाजु बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है। तो जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा उसको बोलते थे, उसको सभा बोलते थे। जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसको सभा बोलते थे। तो यहाँ पे देखिए, ऋग्वैदिक काल में सभा का प्रमुख कार्य न्यायिक कार्यों से संबंधित था। यह श्रेष्ठ एवं अभिजाति लोगों की संस्था थी। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे। समिति सभी लोगों की सभा थी। इसमें सभी व्यक्ति अथवा परिवार के प्रमुख भाग ले सकते थे, ठीक है। तो सभा में क्या थे, वो सिर्फ प्रमुख लोगों के लिए था, और समिति जो था उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इस बार सभा के बारे में पूछा है, तो मे भी नेक्स्ट इस बार के जेपीएससी में समिति के बारे में पूछ सकता है या कुछ और पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं यहाँ पे आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, ठीक है। तो शंकराचार्य के बाद रामानुजन आए थे, उसके बाद चैतन्य आए थे। तो ये जो आपका है सीक्वेंस, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शंकराचार्य ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया था, और चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चारवाक दार्शनिक प्रणाली जो है वो क्या है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, ठीक है। चारवाक प्रणाली को क्या बोलते हैं, लोकायत प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। चारवाक दर्शन प्रणाली एक भौतिकतावादी नास्तिक दर्शन प्रणाली है, ठीक है। इस प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जिसमें दार्शनिक अज्ञेयवाद और धार्मिक प्रभाववाद के कई रूपों को भी अपनाया गया है। इसे लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दर्शन प्रणाली का मानना है कि केवल संसार या लोक ही सत्य है। इस प्रकार इस प्रणाली के संस्थापक चारवाक थे। उन्होंने बृहस्पति सूत्र पर लेख लिखा है, ठीक है। मतलब इसमें भौतिकवादी नास्तिक जो दर्शन के बारे में चारवाक में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, मखलिल गोसाल, ठीक है। मखलिल गोसाल जो थे वो क्या थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो तिरुमुराय है, जो क्या है, शैव संतों के लेखक के संग्रह को पांचवी वेद भी समझा जाता है। ठीक है, तो उनको है तिरुमुराय। ठीक है, तिरुमुराय को शैव संतों के लेखन के संग्रह का पांचवा वेद भी माना जाता है। इस वेद में भगवान शिव की स्तुति भी में तमिल में रचित स्रोतों का संग्रह है। इसकी रचना विभिन्न संत कवियों द्वारा 6वीं से 12वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं स्तूप से संबंधित सही है तो महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में क्या था, महापरिनिर्वाण होता है। ठीक है, जो जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे देखिए, महात्मा बुद्ध अपने जीवन में अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुँचे, जहाँ पर 483 ईस्वी ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, जिससे बौद्ध धर्म ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, अतः महापरिनिर्वाण का संबंध स्तूप से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, जातक से संबंधित वर्णन सही है। तो ठीक है, तो जातक से जो सही वर्णन है, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथा है उसको क्या बोलते हैं, जातक कथा बोलते हैं। ठीक है, तो बुद्ध के पहले जो उनका जन्म हुआ था तो उसके बारे में जो भी कथा जो लिखा गया है उसको क्या बोलते हैं, जातक बोलते हैं। ठीक है, वही आपसे अगर पूछे कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, तो महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध मुद्रा का नाम क्या है, तो वो है धर्मचक्र, उसको बोलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, महायान में क्या होता है, उसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है और हीनयान में उसमें नहीं होता है। ठीक है, यही अंतर है दोनों। यमक बुध पितक से संबंधित है, तो यमक तो अभिधम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ हैं, जिस कारण इसे सप्तपरक प्रकरण कहा जाता है। ठीक है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो वज्रयान थी जो सबसे प्रभावी थी उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। उसमें उनकी आयु कितनी थी, तो 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्हें बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, उसके बाद है हीनयान बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है। ठीक है, तो ये पाली में लिखा गया है। ठीक है, इसमें से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है, तो वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिगंबर व श्वेतांबर 2 मुख्य संप्रदाय किस धर्म के हैं, तो वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। इस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। अकाल के वक्त भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। अस्तुलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध के ही रुके रहे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, इसलिए वे श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ठीक है, स्तूप जहाँ बुद्ध अपना अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे, जाना जाता था शारीरिका के नाम से। ठीक है, ये जो टर्मोलॉजी इसको देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शारीरिका मतलब समझ गए कि जो बुद्ध के जो शिष्य होते थे, जो उनकी अस्थियाँ थी, उनको शारीरिका कहा गया था। ठीक है, पारिभौगिक किसको बोलते हैं, तो बुद्ध द्वारा उपयोग में लाए गए वस्तुओं को पारिभौगिका बोलते हैं। ठीक है, जो जैसे कि भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन, ये सबको क्या बोलते हैं, पारिभौगिक। ठीक है, उसके बाद है उद्देशिका।
इस प्रकार के स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित थे, उसको क्या बोलते हैं, उद्देशिका। उसके बाद है पूजा थर्क या संकल्पित स्तूप, ठीक है। ये छोटे आकार के होते थे और इन्हें बौद्ध धर्म स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, तो है जैन मत का। अनेकांतवाद का अगर कहीं जिक्र होता है तो वो जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, जिसे स्यायवाद और सप्त भंगीनय इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। जैन धर्म दर्शन का क्रोड सिद्धांत है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि मानी जाती है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा केवल कुछ ही पहलुओं को जान सकता है। पूर्ण ज्ञान तो केवल इनके लिए ही संभव है, ठीक है। आगे देखते हैं जैन ग्रंथों की रचना इसमें से किस भाषा में की गई थी, तो वो प्राकृत में की गई है। अगर जैन धर्म के बारे में अगर पूछा जाए तो प्राकृत में, और अगर वही अगर बुद्ध के धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाए तो वो है पाली में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित था, तो ये है गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र जो था वो स्थित था, ठीक है। यहाँ पाटलिपुत्र जो है वो पटना का प्राचीन नाम है। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी, तो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी जो था वो थी गिरि व्रज में थी, ठीक है, और गिरि व्रज को ही राजगिरी बोलते हैं, ठीक है। और इसके वास्तविक संस्थापक थे वो थे बिंबिसार थे, जो कि हर्यक वंश से ताल्लुक रखते थे। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इसमें से किसकी राजधानी थी, तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में मथुरा की राजधानी जो थी वो थी सूरसेन। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो पेन चाओ ने क्या किया था, कनिष्क को हराया था। तो चीनी सेनापति पान चाओ ने कनिष्क को पराजित किया था। पान चाओ 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच हान वंशी नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान विजय पर निकला था, ठीक है। इसके बाद है शक संवत कब से माना जाता है, तो शक संवत जो है वो 78 एडी से माना जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एडी का मतलब है जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का, ठीक है। तो 78 एडी से ये स्टार्ट है शक संवत। अर्थशास्त्र नामक विधि ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो ये हैं कौटिल्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य तो हैं, वो क्या हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में इनमें से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं, तो वो हैं शक। शक ने क्या किए थे, सोने के सिक्के चलवाए थे। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। निम्नलिखित में से उसके वृहद साम्राज्य के किस स्थान को लगभग दूसरी राजधानी का स्थान प्राप्त था, तो वो है मथुरा, ठीक है। कनिष्क की राजधानी जो थी वो है पुरुषपुर, लेकिन अगर उसकी दूसरी राजधानी के बारे में अगर पूछा जाता तो वो है मथुरा। सिकंदर का भारत का पर आक्रमण हुआ था, तो वो है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो वो है पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये क्या थे, पश्चिमी भारत में जल संसाधन के लिए चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। अशोक के समय में उसके राज्यपाल तुसाप्य ने झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली थी, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। अशोक के समय जो उनके राज्यपाल थे तुसाप, उन्होंने क्या किया था, इससे सिंचाई के लिए नहर निकाली थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करते हैं कि भारत में दास्ता नहीं थी, ठीक है। तो ये मेगास्थनीज का इंडिका में ये जिक्र किया गया है कि मौर्य युग में दास्ता नहीं थी। इसके अनुसार मौर्य काल में शांति तथा समृद्धि व्याप्त थी। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इसमें से क्या दंड दिया जाता था, तो वह है मृत्युदंड। निम्नलिखित में से किसे रानी
अभिलेख कहा जाता है? तो वो है तीसरा लघु स्तंभ लेख जो है उसको क्या बोलते हैं? रानी अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक की रानी कारुवकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी में अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित मूल पाठ प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा किससे? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो भारत के जासूसी प्रणाली का संबंध का जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आपको मिलता है। सन्निधाता मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित किस विभाग का प्रभारी था? तो ये है कोषागार। ठीक है। यहाँ देखते हैं, समाहर्ता का मतलब होता था राजस्व विभाग का प्रधान, सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान होता था, प्रदेष्टा मतलब होता था फौजदारी न्यायालय का प्रधान, कर्मांतिक का मतलब होता था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक का मतलब होता था दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, अंतपाल का होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो वो थे खरोष्टी लिपि में। ठीक है। जो भी पाकिस्तान क्षेत्र में जो भी उनकी लिपि मिलती थी वो खरोष्टी लिपि में मिली थी। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अशोक के विभिन्न शिलालेख व उनकी लिपि। ठीक है। तक्षशिला जो कि उत्तर पाकिस्तान में है, लधमान जो कि अफगानिस्तान में है, यहाँ पे आरमाइक, ठीक है, लिपि में मिले हैं। ठीक है। सरेकुना कंधार अफगानिस्तान यूनानी अरमाइक में मिले हैं, और लघु शिलालेख स्तंभ लेख और गुहा लेख जो भी हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान हो जाएगा। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान के अनुयायी थे। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है? तो उन्हें आर्य बनाया है तो अगस्त्य। ठीक है। अगस्त्य ने क्या किया था? दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। अगस्त्य ऋषि ने आर्यों की संस्कृति विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ ही उसे दक्षिण तक प्रसारित भी किया। तमिल अनुश्रुतियों में वहाँ की भाषा तथा व्याकरण का उत्पत्तिकर्ता भी अगस्त्य को माना जाता है। उन्हें प्रथम तथा द्वितीय संगम की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। तोरमान किस जातीय दल का था? तो तोरमान हून जातीय दल का था। ठीक है। गुप्त काल में भारत का आक्रमण किया, और हून मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी। यूची हूनों की एक प्रजाति थी। सिथियन शकों की एक प्रजाति थी। ठीक है। अगर सिथियन के बारे में पूछेगा नेक्स्ट टाइम आपको तो ये समझिएगा, सिथियन का मतलब होता है शकों की एक प्रजाति थी। जिस तरह भी हून है वो तोरमान का प्रजाति है। ठीक है। अजंता की कला को इसमें से किसने प्रश्रय दिया था? तो वो थे वाकाटक। वाकाटक जो डायनेस्टी था उन्होंने अजंता की कला को सहायता दिया था। ठीक है। उसमें जो नरेश थे वो थे हरिशन। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिरें हैं। ठीक है। तो ये जो है वो हैं हिंदू और बौद्ध जैनों से संबंधित हैं एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो वो है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है कवि कालिदास का उल्लेख। यहाँ पे क्या करना है, इसको मिलान करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त जो है वो है यहाँ पे कुमार देवी से, उनकी जो पत्नी का नाम था क्या था? कुमार देवी था। ठीक है। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्त देवी। चंद्रगुप्त टू की जो पत्नी थी उनका नाम था कुबेर नागा, और कुमारगुप्त की पत्नी का नाम था क्या था? तो वो है अनंता देवी। ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इसकी रचना कालिदास ने की थी। ठीक है। कालिदास की जो अन्य रचनाएं उनको देखते हैं, महाकाव्य, रघुवंश, कुमार संभव, खंड काव्य में मेघदूत, ऋतु संहार, नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम और विक्रमो वर्ष्य। ठीक है। ये सब रचना कालिदास की है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरुस्क दंड लगाया? तो वो थे चंद्रदेव। ठीक है।
प्रतिहारों के बाद कन्नौज के वैभव और समृद्धि को गढ़वालों ने नया जीवन प्रदान किया। चंद्रदेव ने 1089 के आसपास गोपाल को हराकर अपना आधिपत्य कन्नौज पर स्थापित कर लिया। ठीक है, चंद्रदेव ने ही गढ़वाल वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और तुरुष्क दंड नामक नया कर लगाया। महत्वाकांक्षी शासक गोविंद चंद्र ने बंगाल की पालों से मगध को जीता था। इसके पुत्र विजय चंद्र ने लाहौर के तुर्की हाकिम को पराजित किया था। जयचंद का इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद मोहम्मद गौरी से हार गया था और मारा गया था। ठीक है, पाल व प्रतिहार समय में सीधे प्रशासित क्षेत्र में जिले को जाना जाता था, तो वो है विषय के नाम से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, तो 634 में क्या हुआ था, पुलकेशिन ने हर्ष पर विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, चीनी तीर्थ यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, तो वो थे सुंगयून। ठीक है, सुंगयून का नाम यहाँ पे आता है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ भी था जो कविराज अथवा कवियों के शासन के उपनाम में प्रसन्न अनुभव करता था, तो वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, यह संगीत प्रेमी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फाहान भारत आया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसमें, उन्हीं के समय में क्या था, फाहान भारत आए थे। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह में वर किस वर्ण का होता था, तो वो है उच्च वर्ण का होता था अनुलोम विवाह में। यहाँ पे देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन है। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों का वर्णन था। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था, इसको क्या बोलते थे, अनुलोम विवाह बोलते थे। वैदिक समाज में इस प्रकार के विवाह प्रायः हुआ करते थे क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे। अनेक ब्राह्मण ऋषियों के विवाह क्षत्रिय कन्याओं के साथ हुआ करते थे। ठीक है, तो इसको बोलते थे अनुलोम विवाह। अगर ठीक इसका हो जाता तो हो जाता आपका प्रतिलोम विवाह हो जाता था। स्मृतियों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे, तो विवाह यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 प्रकार के होते थे। स्मृतियों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते थे। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो है तामलुक। ठीक है, पूर्वी भारत में जो व्यापारिक जो केंद्र था तो वो था तामलुक, ऑप्शन सी। राजतरंगिणी के रचयिता थे, तो वो थे कलहन, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित के को कालानुसार मतलब सीक्वेंस में इसको सजाना है, पहले कौन आया था। ठीक है, तो सातवाहन वंश पहले आया था, उसके बाद वाकाटक और उसके बाद चालुक्य, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे है, ईसा की प्रथम शताब्दी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं, तो वो हैं प्लिनी। ठीक है, प्लिनी ने क्या किया था, इसका रचना की थी नेचुरल हिस्टोरिका की। अगला प्रश्न है, कलहन की राजतरंगी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौंडवाहो लिखी थी, तो ये है वाकपति द्वारा। वाकपति द्वारा क्या लिखा गया था, गौंडवाहो नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।